नमस्कार, आदाब, हेलो। फिल्म इंडस्ट्री में इस देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कोई एक्टर बनने आता है, कोई राइटर बनने आता है, कोई लिरिसिस्ट बनने आता है, कोई डायरेक्टर बनने आता है, कोई प्रोड्यूसर बनने आता है। लेकिन मनोज कुमार, उनकी कहानी अलग है। वो एक्टर भी बने, डायरेक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने, राइटर भी बने, लिरिसिस्ट भी बने। मनोज जी दरअसल सिर्फ एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं है। ये समझिए कि मैं तो कहूँगा कि वो अपने अंदर एक पूरा इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसी फिल्में दी जिस तरह की, जिन एलिमेंट्स की फिल्में उससे पहले कभी बनी ही नहीं थी। एक नया रंग हिंदी सिनेमा में, एक ऐसी चीज़ों को साथ मिला के पिक्चर बना दी जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि ये टॉपिक्स जो हैं या ये जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये मिल सकती हैं, ये एक हो सकती हैं। ये कहानी बहुत पहले 24 जुलाई 1937 में एबटाबाद में शुरू हुई, अनडिवाइडेड इंडिया में। ये वो ज़माना था कि जब इन्होंने होश संभाला तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक राजनीतिक कोलाहल था, पॉलिटिकल अनरेस्ट था। अब ये आखिरी दौर था जिसके धीरे धीरे हिंदुस्तान लड़ रहा था अपनी आज़ादी की तरफ जाने के लिए। इनको ये यकीन था, ये याद है मनोज जी को अपने बचपन की बात, कि इनके फादर कहा करते थे कि ये सब देखो कहने वाली बातें हैं, ऐसा कभी पार्टीशन कोई नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग अलग हो जाएं। ये बिल्कुल गलत बात है, मगर दुनिया में गलत बातें भी होती हैं और ये गलत बात हुई। मुल्क का पार्टीशन हुआ। जो इनके फैक्ट्री में काम करते थे लोग, वो जो भी कम्युनिटी के थे, वो भी बेचारे घबराए हुए थे हालात में, तो सब एक एक छोड़ के चले गए थे। और हालात ऐसे थे कि इन्हें भी आखिरकार दिल्ली आना पड़ा, रेफ्यूजी, शरणार्थी बन के। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक रेफ्यूजी कैंप था, उसमें आ गए। यहाँ राजेंद्र नगर में एक स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया गया। अब ये तो बचपन से ही उर्दू में लिखते थे और उर्दू ही इनकी ज़बान है, और डायलॉग भी इन्होंने जितने लिखे हैं अपने, आज भी जो लिखते हैं मनोज जी, वो लिखते उर्दू ही में। तो थोड़ी इन्हें यहाँ दुश्वारी भी हुई। उस स्कूल में हिंदी मीडियम था, कुछ भी झंझट, फिर थोड़ा सीखने की ज़रूरत पड़ी उन्हें। लेकिन एक बड़ा ड्रामेटिक वाक़या ये है कि जब ये लोग इस रेफ्यूजी कैंप में ही थे तो इनकी एक छोटी बहन थी और ये थे, और मदर एक्सपेक्ट कर रही थी, और उन हालात में प्रेगनेंसी और एक्सपेक्टेशन ज़रा अजीब हालात होते हैं। तो बहरहाल वो 30 हज़ारी हॉस्पिटल में गई, और वो ज़माना था कि जब दिल्ली जल रहा था, और वो जब सायरन होता था ख़तरे का, तो जो नर्स और डॉक्टर्स थे वो भी भाग जाते थे मरीजों को छोड़ के, इतना खौफ था। और उस वक्त जब ये बच्चा, एक छोटा बच्चा हुआ, यानी मनोज जी का छोटा भाई, ये उस वक्त शायद 12-13 साल के, 14 साल के होंगे, और वही सायरन बजे और ये भागे, और वो बच्चे को, जो बच्चा बुरी हालत में था, पैदा हुआ था, उसको संभालने वाला भी कोई नहीं था, और वो बच्चे ने दम तोड़ दिया। मनोज जी का कहना है कि मैं छोटा सा था, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया इस बात पे कि मैं वहाँ एक कोई लाठी या बांस जैसी चीज़ रखी थी, उसे उठा के उन डॉक्टर्स और नर्सेस के पीछे भागा, और जो मेरे पास आया मैंने उसे मार भी दिया। पागलों की तरह मैंने एक हिंसा की हरकतें की। पहले वो छोटा, इतना छोटा बच्चा जो होता है उसको चिता में तो रखते नहीं हैं, तो या तो दफन कर दिया जाता है या बहा दिया जाता है। तो कहले वो बच्चे को लेके हम जमुना पे गए और उस बच्चे के शव को पानी में डुबोया। कहता है मुझे आज तक याद है वो पानी में जब डूब रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए डूब रहा है।
जब मैं घर वापस आया तो मेरे पिता बहुत खामोश बैठे हुए थे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे तसल्ली दूं। तो मैंने कहा कि देखिए, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन मैं तो हूँ आपका बेटा। कहता हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन मैं चुप इस वजह से नहीं हूँ। मैं चुप इस वजह से हूँ कि आज मैंने तुम्हारे हाथ में लाठी देखी, आज मैंने तुम्हें हिंसा करते देखा, कि तुम देख रहे हो हिंसा से क्या होता है और क्या हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तुम आज मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी में कभी वायलेंस नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए, तुम हाथ नहीं उठाओगे, तुम वायलेंट नहीं होगे, हिंसा नहीं करोगे। तो इन्होंने अपने बाप के सामने कसम खाई, और इनका कहना है कि ज़िंदगी में मुझे उसके बाद, बरसों बाद भी, कई बार इतना गुस्सा आया है कि मुझसे एक आदमी इस तरह से बात कर रहा है कि मेरा दिल चाहा कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं, लेकिन मेरे हाथ हमेशा के लिए उस कसम ने और उस पल ने बांध दिए। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई हिंसा का, कोई वायलेंस का काम नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं कि जब ये 11 बरस की उम्र में थे तो इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार फिल्म देखी, और इनके एक मामा थे, वो कहने लगे चलो तुम्हें सिनेमा दिखाते हैं। तो ले गए वहाँ रिड्स, एक सिनेमा हाउस है दिल्ली में, वहाँ एक फिल्म लगी हुई थी जुगनू, और उसमें वो सूरज जो हीरो था, नाम तो पिक्चर में सूरज था, असल में तो दिलीप कुमार थे, वो तो उन्हें कमाल का ही लगा। तो ये सूरज से बहुत मुतासिर हो गए। मामा को लगा कि भाई इसे बच्चे को इतना अच्छा लगा है सिनेमा, तो चलो अगले महीने फिर एक फिल्म दिखा देते हैं। अब वो अगले महीने फिर ले गए किसी दूसरे थिएटर में, वहाँ चल रही थी शहीद। तो जैसे ही फिल्म शुरू हुई, इन्होंने मामा, इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये सूरज है। हालांकि उस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम राम था, लेकिन इन्हें तो सूरज ही मालूम था। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि इसमें डेथ सीन है उसका। कल ये तो पिक्चर में भी वो जो हमने देखा था उस दिन रेड में, तो ये तो मर गया था ना। कल बेटा, ये ऐसे ही फिल्म में ऐसे ही होता है, मगर ये 11 साल के लड़के की समझ में कुछ बात आई नहीं, इसलिए उसने तो कभी पिक्चर देखी नहीं थी। तो ये कन्फ्यूजन में थे। तो इन्होंने अपनी मदर से पूछा कि ये बताइए, क्या एक आदमी 2 बार मर सकता है? तो हंसने लगी। कह ले भाई, इंसान के तो बस का काम नहीं है ये, कोई फरिश्ता हो तो शायद कर ले। और जाहिर है कि ये बात बहुत जल्दी उन्हें मालूम हो गई कि ये कैसे था, और अपनी नादानी पे खुद हंसी भी इनको आई। लेकिन बावजूद इसके उन्हें मालूम हो गया कि ये फरिश्ते नहीं, एक्टर्स हैं। लेकिन ये उन्होंने तय कर लिया कि मुझे तो अब एक्टर ही बनना है, और यही काम ये जो दिलीप कुमार कर रहे हैं ना, मुझे यही करना है। दिलीप कुमार के ये फ़ैन हो गए और ज़िंदगी भर रहे, और आज भी हैं। शबनम तीसरी पिक्चर, वो भी दिलीप साहब की, और शबनम में हीरो का नाम था मनोज। तो उन्होंने फिल्म देख के तय किया कि जब मैं एक्टर बनूंगा, वैसे तो मेरा नाम है हरि किशन गोस्वामी, लेकिन मैं अपना फिल्म में नाम रखूंगा मनोज कुमार, जैसे दिलीप कुमार तो मनोज कुमार। इनके एक कज़न थे लेखराज भाखड़ी साहब। लेखराज भाखड़ी प्रोड्यूसर थे। तो इन्होंने कहा कि वो एक पिक्चर थी तांगे वाली, उसकी रिलीज़ के सिलसिले में लेखराज भाखड़ी आए दिल्ली। नॉवेल्टी में पिक्चर रिलीज़ थी, तो उन्होंने इन्हें भी बुला लिया कि भाई वो मेरा कज़न है, उसे आ जाओ। बड़े अरसे बाद देख रहे थे, तो देखा, खले भाई तो बड़ा हैंडसम हो गया है, तो हीरो लगता है। तो एक कहावत है ना कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें। तो मनोज जी कहने का, अगर लगता हूँ तो फिर बना दीजिए। तो कहना हाँ चलो देखते हैं, बैठो। इतने में वो उनका जो मैनेजर, बिजनेस मैनेजर था, वो आया। तो इन्होंने बिजनेस मैनेजर से कहा कि वो तुम कह रहे थे कि तुमने कोई लड़का देखा है, वो बड़ा हैंडसम दिखता है, वो हीरो बन सकता है, तो कहाँ लाए तुम? तो उसने कहा सर ये तो बैठे हुए, इन्हीं को देखा था मैंने बाहर, इन्हीं के बारे में कहा था मैंने। ये तो खूब हुआ, इसके मतलब लोगों को फीलिंग हो रही है, सिर्फ मैं तुम्हारा कज़न हूँ इसलिए नहीं। तो आ जाओ, बनाते हैं कुछ तुम्हें। तो मैं जी ज़रूर ज़रूर आऊँगा, पहले मैं तुम्हें खबर करता हूँ। चले गए। 1-2 महीने गुजरे। उसके बाद एक दिन मनोज जी के फादर ने इन्हें बुलाया। भाई उसका लेखराज का ख़त आया है मुझे, और वो तुम्हें बॉम्बे बुलाना चाहता है। तो कहले सर भेज दीजिए मुझे, मैं चला जाऊँगा। तो उनका नहीं, जल्दी नहीं है, आदमी सोच के करे ये बेहतर है बजाय इसके कि करके सोचे। तो उन्होंने बुलाया है तुम्हें,
तुम सोचो कुछ। अब इस बीच में और भी कई बातें हो गई थी, रोमांटिक थे, तो ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत लड़की भी आ गई थी और दोनों की बड़ी मोहब्बत भी हो गई थी। तो जब इन्होंने उनसे राय ली तो उन्होंने भी कहा कि देखो जो तुम्हारे ख्वाब है वो तुम पूरी करो और फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आज वही बरसों से उनकी पत्नी है और 2 बेटों की माँ है। बहरहाल ये सोचते रहे और कुछ दिनों बाद फिर ये अपने फादर के पास गए कि मैंने बहुत सोचा है और मेरा ख्याल है कि ये फैसला सही है कि मैं चला जाऊँ। बाप ने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम जो करना चाहते हो खुदा तुम्हें कामयाबी दे। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और वो बॉम्बे आए। यहाँ आके क्या हुआ, कितनी आसानी से उन्हें ब्रेक मिल गया और इससे पहले उन पे क्या कुछ गुजरी, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये एक सक्सेसफुल एक्टर मनोज तो बन गए थे, लेकिन दी मनोज कुमार जिसे हम जानते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन है, जो एक बैनर अपने अंदर, जो एक यूनिवर्सिटी है, वो बनने में उन्हें वक्त था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, ये भी बताता चलूं आपको कि जब ये नॉवेल्टी में लेखराज भाकड़ी साहब से मिलने गए थे तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि वो 26 जनवरी था। ये कुछ नेशनल डेज और नेशनल इश्यूज का संबंध इनसे हमेशा कुछ कभी करीब और कभी दूर से हमेशा ही रहा है। तो ये लेखराज भाकड़ी साहब और कुलदीप सहगल साहब का ऑफिस रंजीत स्टूडियो में था, बस वहाँ जाके बैठने लगे। उस वक्त वो फिल्म बना रहे थे सहारा, नहीं सहारा तो बाद में बनाई थी, फैशन, जिसमें माला सिन्हा और प्रदीप कुमार थे। अब ये रोज़ स्टेशन पे उतरे, पैदल चल के जाएँ वहाँ, फिर स्टूडियो कंपाउंड में बैठे रहे बेंच पे। उस बेंच पे कभी कभी आके एक लड़का और बैठा करता था कुछ दिनों बाद इन्हीं के साथ, जिसका नाम धर्मेंद्र था। ये किस्सा बाद में करेंगे। तो अब इन्होंने एक दिन कहा, जब चंद महीने गुजरे, कि वो लेखराज जी मैं तो आ गया, आपने बुलाया था तो अभी तक तो मेरा कुछ हुआ नहीं, तो आप सोचें कुछ मेरे लिए। तो उन्होंने कहा, बेटा अभी तो तेरे एक जोड़ी जूते भी नहीं घिसे और तू अभी से स्टार बन जाना चाहता है। पहले कुछ जूते घिसते हैं तब कहीं जाके आदमी कुछ बनता है। उनका ठीक है साहब। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा लेखराज जी ने, अच्छा चलो अभी एक छोटा सा रोल इसमें कर दो, करा लेते हैं तुम्हें, ज़रा तुम्हारी झिझक तो निकलेगी कैमरा से। तो वो रोल जो था, मेरे ख्याल से आप वो फिल्म देखेंगे फैशन तो उन्हें पहचानेंगे भी नहीं, इसलिए कि ये 20 साल 21 साल के लड़के को उन्होंने एक 90 साल के आदमी का मेकअप दिया और वो एक बुढ़ा आदमी कहीं एक सीन कुछ था उसमें हो गए। वो फिल्म खास चली नहीं। उसके बाद सहारा बनाई उन्होंने मीना कुमारी जी के साथ, उसमें भी कोई एक आध सीन दे दिया। उसके वक्त गुजर रहा है, ये अपने फ्रस्ट्रेशन में है कि कब मैं हीरो बनूंगा और कब मैं स्टार बनूंगा। रोज़ वही स्टूडियो में आते हैं। फिर एक फिल्म बनी चांद, उसमें भी मीना जी थी और बलराज साहनी थे, उसमें भी कोई एक आध सीन मिल गया। इसी ज़माने में धर्म जी भी वहाँ आ गए थे। उनका अपना एक सफ़र था। यहाँ पर एक ऑफिस रमेश सहगल साहब का भी था, जो कि एक पिक्चर शुरू कर रहे थे, शोलो शबनम, और उसका स्क्रीन टेस्ट देने धर्म जी भी आए और मनोज जी ने भी स्क्रीन टेस्ट दे दिया। तो तय ये पाया कि इन दोनों को इस फिल्म में लिया जाएगा। एक रोल धर्मेंद्र करेंगे और एक रोल मनोज कुमार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ एक और ऑफिस भी था, रोशन लाल मल्होत्रा साहब का, जो एक फिल्म बना रहे थे ज़मीन आसमान, और उसमें अशोक कुमार थे जो उस वक्त के बहुत बड़े बिजी हीरो थे। तो एक दिन ये वाक़या हुआ कि उनके जो छोटे भाई थे हेमराजन, वो भी फिल्म एक्टर बनना चाह रहे थे। वो आए बाहर, कहले यार बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल से तो अशोक कुमार की डेट मिली थी, अब वो जो सीन उन्हें दिया गया है तो कहते हैं तो सीन बेकार है और वो तो चले जाएंगे, पता नहीं फिर कब डेट मिलेगी। तो मनोज जी तो वहीं बेंच पर ही बैठे थे, अक्सर बैठा करते थे। तो कहने लगे, अच्छा भाई इतनी मुश्किल है तो एक बात बताओ क्या सीन है यार, मैं ठीक करूं कुछ।
तुम क्या ठीक यार रहने दो, तुम अपना एक्टिंग ट्राई करो, ये सब क्या होशियारी बता रहे हो, तुम सीन ठीक कर दोगे। तो कहले अच्छा मुझे मत दिखाओ सीन क्या है, ये बता दो कि सिचुएशन क्या है, मैं लिखता हूँ, शायद उनको ठीक लग जाए। उनको भी क्या चॉइस थी, अशोक कुमार तो वैसे ही वो सीन नहीं करने को तैयार थे, तो चले ही जाते। तो उनका अच्छा लिखो ये सिचुएशन है। इन्होंने 10-12 मिनट में एक सीन लिखा, उसे दे दिया। वो ऐसे ही बेदिली से लेके चले भी गए यमराजन। थोड़ी देर बाद भागते हुए आए, कहले वो दादा मुनि बुला रहे। तो दादा मुनि के पास पहुँचे, पैर छुए उनके। दादा मुनि ने देखा ये लड़के को, ये सीन तुमने लिखा है? जी। और 10-12 मिनट में लिखा है? जी। कहले मगर देखने में तो तुम हीरो लगते हो, ये राइटर कैसे हो गए तुम? कहले आया तो सर हीरो ही बनने हूँ। कहले अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा लिखा, वेरी गुड, शाबाश, गुड लक टू यू। अब ये तो बाहर आ गए, तो मेरे ख्याल से यमराजन को ऐसा लगा कि भाई इनका पेमेंट होना चाहिए, अच्छा काम किया है, शूटिंग बचा दी। तो उन्होंने मनोज साहब को 11 रुपये दे दिए, ये लो शगुन रखो। अब ये एक इनका थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम हो गया कि वहीं स्टूडियो में तरह तरह की शूटिंग होती थी और ये मशहूर हो गया कि सीन ठीक लिख लेता है, तो हफ्ते में एक आध बार 11 रुपये की कहीं से इनकम हो जाती थी। ये जब दोनों इसमें फाइनल हो गए तो बड़े खुश दिल्ली गए वापस इतने दिनों बाद, घर बताने कि अब तो मुझे एक पैरेलल रोल मिल गया है और मैं अब हीरो बनने वाला हूँ। वहाँ पर ये भी आए हुए थे यमराजन भी। यमराजन को उन्होंने बताया कि वो रमेश सहगल साहब की जो पिक्चर है उसमें धर्मेंद्र और मुझे दोनों को सेलेक्ट कर लिया गया है और अब मैं इसमें एक्टिंग करने वाला हूँ। तो उनका अच्छा अच्छा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये कुछ दिनों बाद जब वापस पहुँचे तो मालूम हुआ कि जिस रोल में इन्हें लिया गया था वो अब ये नहीं रहे हैं, इन्हें हटा दिया गया है और अब वो रोल यमराजन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि शायद इसकी वजह ये थी कि उनके जो बड़े भाई थे रोशन लाल मल्होत्रा, जो न सिर्फ प्रोड्यूसर थे बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, उन्होंने ये वादा कर लिया था प्रोड्यूसर से कि भाई अगर मेरे भाई को आप इसमें ले लेंगे तो मैं आपकी 2-1 टेरिटरी ख़रीद लेता हूँ। तो बहरहाल इसमें हुआ ये कि धर्मजी तो रह गए, ये बाहर आ गए। लेकिन इस तरह का उल्टा इत्तेफाक भी लेटर करियर में इनके साथ हुआ है कि फिल्मिस्तान में एक पिक्चर बन रही थी, उसके डायरेक्टर शाहिद लतीफ़ साहब थे, उसमें ये दोनों लिए गए और फिर हुआ ये कि धर्मजी को उन्होंने हटा दिया और ये रह गए। तो ये दुख, ये परेशानियां इन्होंने देखी। बल्कि मुझे मनोज जी ने बताया कि जब पिकनिक से धर्मेंद्र को हटाया गया तो ये जो सदमा होने लगा, तो कहले एक दिन आया, वहाँ सामने दुकान थी रंजीत स्टूडियो की और वहाँ पर एक लेटर मेरे नाम वो छोड़ के गए थे और उस लेटर में लिखा था कि मैं वापस जा रहा हूँ अपने गाँव। तो ये उस ज़माने में धर्म जी कहीं माटुंगा के रेलवे कॉलोनी में रहते थे, किसी क्या पेइंग गेस्ट वगैरह थे। तो मनोज जी का कहना है कि मैं भागता हुआ भाग गया और मैंने देखा तो ये अपना सामान पैक कर रहा है और मैंने इसके हाथ जोड़ लिए और मैंने रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे कहने पे अच्छा 2 महीने और रुक जाओ, ये हो नहीं सकता कि तुम कामयाब नहीं। और मनोज जी कहना है कि भाई मुझे बहुत खुशी है कि अल्टीमेटली मेरी बात मान ली उन्होंने और वो रुक गए और वाकई विद इन दोज 2 months ही स्टार्टेड गेटिंग वर्क। वाकई अगर धर्म जी ने जाने की सोची थी और न मानते ये बात, उनकी मर्जी थी, तो क्या मतलब ये सोच के डर सा लगता है कि हमारी फिल्मों में धर्मेंद्र ना होता। खैर ये तो ज़िंदगी ऐसे ही इत्तेफाकात पे चलती रहती है। यहाँ आलम ये था कि ये छोटे मोटे रोल तो मिल रहे थे इन्हें, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। और इसी स्टूडियो में एक फिल्म और शूट हो रही थी, तलाक, जिसमें राजेंद्र कुमार हीरो थे और कामनी कदम हीरोइन थी। तो इनकी राजेंद्र कुमार से भी बातचीत मुलाकात हो गई, उन्हें भी लगा कि भाई अच्छे घराने का, पढ़ा लिखा डिसेंट लड़का है, तो एक थोड़े से रिलेशन बन गए। अब देखिए ये भी एक इत्तेफाक होता है कि एक फिल्म थी देवर भाभी जिसका प्रीमियर था और राजेंद्र कुमार साहब ने कह दिया कि तुम मेरे साथ चलना। उस प्रीमियर पे एच.एस. रावेल साहब भी थे। उन्होंने एक लड़का देखा राजेंद्र कुमार के साथ, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ तुम लड़का कौन था? तो कहले जी वो मनोज नाम है, मनोज कुमार। तो कहले उसे मेरे पास भेजो, वो मुझे अच्छा लगा, उसकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। और इस तरह से पहली
फिल्म जिसमें लीडिंग रोल था उनका, कांच की गुड़िया, उन्हें मिली। पिकनिक भी बन रही थी, धीरे धीरे कुछ रुक गई, कभी फंस गई, वो था। लेकिन ये फिल्म बनी, रिलीज हुई, लेकिन चली नहीं। इट वॉज अ फ्लॉप। उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री ने देखा कि ये जो लड़का हीरो आया है, इसमें कुछ बात है, इसकी शक्ल में एक चार्म है, इसके अदा में कुछ एक है मनमोहनी बात। तो इनको फिल्में तो मिल गई, नकली नवाब और भी कई पिक्चर है। जैसे एक फिल्म थी रेशमी रुमाल। रेशमी रुमाल उस ज़माने के बड़े मशहूर और बड़े क्रेडिबल प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय भट्ट साहब के भाई बना रहे थे। उसमें वो एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जुल्फ़ों की घटा लेके सावन की परी आई। पिक्चर तो कोई ख़ास नहीं चली, लेकिन ये पिक्चर रेशमी रुमाल मनोज साहब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। इसलिए कि विजय भट्ट को पिक्चर ना पसंद आई होगी अपने भाई की, लेकिन अपने भाई का हीरो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि इसे मेरे पास भेजो। यहाँ उनको फिल्म मिली हरियाली और रास्ता। हरियाली और रास्ता मनोज जी की पहली कामयाब फिल्म थी। ये पिक्चर की म्यूजिक भी सुपरहिट थी, ये पिक्चर सुपरहिट थी और इस पिक्चर ने मनोज जी को स्टार बना दिया। इसके बाद फिल्में इन्हें मिलना शुरू हुई, इनका नाम हुआ। लेकिन अभी भी ये एक सक्सेसफुल एक्टर मनोज तो बन गए थे, लेकिन दी मनोज कुमार जिसे हम जानते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन है, जो एक बैनर है अपने अंदर, जो एक यूनिवर्सिटी है, वो बनने में उन्हें वक्त था। इनके एक दोस्त थे केवल पी कश्यप, वो पब्लिसिस्ट थे। एक दिन उन्होंने कहा केवल पी कश्यप ने कि भाई अब तुम तो हीरो बन गए हो और मैं सोच रहा हूँ मैं कब तक ये सब पब्लिसिटी का काम करूँगा, तो मैं पिक्चर बनाता हूँ। तो मनोज जी की ह्यूमिलिटी देखिए, उन्होंने कहा देखो मैं हीरो बन गया हूँ, लेकिन मैं कोई इतना बड़ा हीरो नहीं बन गया हूँ कि तुम मेरी वजह से पिक्चर बनाना शुरू करो। तुम एक काम करो, कोई बड़ी हीरोइन ढूंढो और उसकी कहानी लो, मैं काम कर दूंगा पिक्चर में, लेकिन कहानी बड़ी हीरोइन की होनी चाहिए। तो उनका नहीं, मैं बड़ी हीरोइन की कहानी नहीं बनाना चाहता और मैं कोई भी कहानी नहीं बनाना चाहता, मैं वही कहानी बनाना चाहता हूँ जो तुमने मुझे सुनाई हुई है। अरे मैंने कौन सी कहानी सुनाई तुम्हें भाई? अरे वो तुमने मुझे भगत सिंह की कहानी सुनाई थी, जो तुम कॉलेज में थे और तुमने प्ले करने वाले थे और फिर तुम स्टेज पे जाने से घबरा गए, तुमने किया नहीं, लेकिन तुम्हारे माइंड में था कि कैसे होना चाहिए, तो अब उसकी फिल्म ही बना लो कम से कम। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई करते हैं, स्क्रिप्ट पहले बनाते हैं। तो इन्होंने वो स्क्रिप्ट बनाई और सीताराम शर्मा जो इनके दोस्त थे उनको डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। उसमें मतलब आप ये देखिए, ये प्राण साहब इस्टेब्लिश्ड विलन। अगर फिल्म इंडस्ट्री के एक आम आदमी से आप पूछते प्राण साहब को पॉजिटिव रोल दे दें तो आदमी समझता है पागल हो गया है। उसमें पहली बार प्राण साहब को जेल में एक आदि मर्डरर लेकिन पॉजिटिव रोल पहली बार उनको दिया। तेरे को तो मालूम है कि मैं रोज रात को छुपकर 2-3 रोटियां खाता हूं, पर आज नहीं खाई गई। जब जेलर घर चला जाए ना तो ये छुपा कर उन बच्चों को खिला देना। नहीं प्यारे कहर सिंह, बड़ा सख्त पहरा है। उस जेलर ने हमारी छाती पर बंदूक तान रखी है और सरकार ने जेलर के सीने पर। ओए लानत है जेलर के जीने पे। पिक्चर कंप्लीट हुई, उसका प्रीमियर ये दिल्ली में करना चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे लाल बहादुर शास्त्री साहब। इन्होंने पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिक्वेस्ट भेजी कि साहब देखिए ये एक नेशनल फिगर पे पिक्चर हमने बनाई है, भगत सिंह पे फिल्म है, अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हमारी बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। तो उनका देखिए साहब प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी आदमी होता है, प्राइम मिनिस्टर आके आपकी 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म नहीं देख सकता, तो वी विल मैनेज के शास्त्री जी आके 10 मिनट को आपकी फिल्म देखे, आप लोग को ब्लेस कर दे, आपको बेस्ट विशेष दे और चले जाएं। इसके ऊपर तो वो नहीं बैठ पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर है वो। उनका साहब 10 मिनट को ही आ जाए, 10 मिनट को भी प्राइम मिनिस्टर हर एक जगह थोड़ी जाता है। तो वो आए, पिक्चर शुरू हुई और वो बैठे रहे और उन्होंने पूरी फिल्म देखी, वो जाने को तैयार ही नहीं हुए और ये देख रहे थे कि वो पिक्चर जब खत्म हुई तो मूव्ड है पिक्चर से।
जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती जो। खैर, उन्होंने मुबारकबाद दी सबको, पिक्चर की तारीफ की और वो चले गए। और रात को एक मैसेज आई लेट नाइट कि कल सुबह सवेरे चाय पे प्राइम मिनिस्टर ने आप सबको बुलाया। अब वैसे ही लेट नाइट हो गई थी और लोग जो सोए थे, कोई उठा कोई नहीं उठा, कोई अवेलेबल था कोई नहीं था। बहरहाल जो भी मिला, मनोज जी लेके उसे 6 बजे प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मनोज, मुझे बहुत अच्छी लगी वो पिक्चर, मैं चाहता हूं कि तुम एक फिल्म बनाओ और ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये काम तुम ही कर सको। तो जी फरमाइए। मैंने एक नारा दिया है इस देश को, जय जवान जय किसान। मैं तो बेटा ना जवान लगता हूं ना किसान लगता हूं, तो कुछ ऐसा करो कि ये नारा जिंदा हो जाए। मनोज जी ने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप क्या है, ये तो देश जानता और मानता है, लेकिन आपने हुक्म किया है, आपके आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन ट्रेन में बैठे और उसी ट्रेन में सोचना और लिखना शुरू किया। और जब तक ये बॉम्बे पहुंचे तो एक बेसिक स्टोरी लाइन तैयार हो चुकी थी उपकार की। ये फिल्म और इसके बाद आने वाली फिल्म जिन्होंने मनोज कुमार को भारत ग्रेट बनाया, मनोज कुमार की अपनी पहचान बनाई, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक कामयाब तरीन डायरेक्टर और एक कामयाब तरीन राइटर और एक कामयाब तरीन प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ आया और एक इमेज आई जिसका नाम था भारत। ये भारत एक नया परसोना था और ये फिल्म नए अंदाज से बनी थी। आमतौर से होता यह है कि वो कोई हीरो हो, कि कोई डायरेक्टर हो, कि कोई राइटर हो, कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोई लिरिसिस्ट हो, जो भी हो, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो जो उसकी पहली बड़ी हिट फिल्म है, बस वो कहते हैं ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है वो फिल्म जिसने इस स्टार को स्टार या इस डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाया। लेकिन मनोज जी का करियर ग्राफ कुछ मुख्तलिफ है। स्टार तो वो बड़े बन चुके थे ऑलरेडी, हिमालय की गोद में, दो बदन, ये बड़ी कामयाब फिल्में थी, तो ये सब कुछ तो हो चुका था। हरियाली और रास्ता बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। तो हिट का प्रॉब्लम नहीं है या स्टारडम का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एस्टेब्लिश हो गया। तो फिर उपकार क्यों इतनी इंपॉर्टेंट? कि उपकार जैसी फिल्म उससे पहले बनी ही नहीं थी और उसमें हमने न सिर्फ एक्टर मनोज कुमार को जाना जो कि ऑलरेडी कामयाब थे, लेकिन एक कामयाब तरीन डायरेक्टर और एक कामयाब तरीन राइटर और एक कामयाब तरीन प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ आया और एक इमेज आई जिसका नाम था भारत। जैसे राज साहब की फिल्मों में एक कैरेक्टर बहुत फिल्मों में आया है, राजू, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों में बाद में एक कैरेक्टर बहुत बार झलका है, विजय। ये भारत एक नया परसोना था और ये फिल्म नए अंदाज से बनी थी। इस फिल्म के जो इंग्रेडिएंट थे उनके बारे में तो इस फिल्म के रिलीज होने से पहले लोगों की ये राय थी कि ये कमर्शियल नहीं है। पिक्चरें बनी हैं, इस टॉपिक पे भी कभी कभार बनती रही हैं, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने बनाया और जो शुगर कोट करके जिस तरह से बनाया कि उसमें म्यूजिक भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें तमाम देशभक्ति की बातें भी हैं, उसमें किसान की बात भी है, उसमें सरहदों की बात भी है और तमाम चीज़ें रेलेवेंट हैं और एक साथ उसके अलावा एक लीप ली है हिंदुस्तान की फिल्म मेकिंग ने उपकार में।
ये एक पिक्चर है जिसमें विजुअल पे और शॉट्स पे क्लैप हुआ करती थी। अब वो गाना था कस्मे वादे प्यार वफा, उसमें एक क्रेन शॉट था, कभी मौका हो तो देखिएगा, कि जिसमें लाइन ये थी गाने की, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, और वो क्रेन लो एंगल से लेती है प्रेम चोपड़ा को जब पीछे सिर्फ आसमान दिख रहा है, और जैसे ही ये आ रही लाइन क्रेन ट्रेवल करती है और ये सिर्फ ज़मीन और उस पर दिखाई दे रहा है पूरन, जो कि प्रेम चोपड़ा का पिक्चर में नाम था। जो बात वर्ड्स कह रहे हैं वो कैमरा बोल रहा है। न जाने कितने ऐसे मोमेंट्स हैं, मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि कैमरा बात करता है, कैमरा आपको बोलता हुआ सुनाई देता है। ये जो एक कमाल था डायरेक्टर का, वो अपनी जगह, डायलॉग कमाल के डायलॉग, परफॉर्मेंसेस। अब आप ये देखिए कि ये इसकी शायद बुनियाद तो पड़ी थी शहीद में, कि जहाँ प्राण साहब को उन्होंने विलन के मैदान से निकाल के थोड़ा सा बाहर लाए थे, और इसमें उन्होंने जो मलंग का रोल प्राण साहब को दिया, उसने प्राण साहब की जो बरसों की कास्ट आयरन इमेज थी, प्राण का मतलब विलन, और प्राण साहब इतने सक्सेसफुल विलन थे कि इस मुल्क में मेरे ख्याल से 30, 35, 40 साल तक किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा गया, इसलिए कि प्राण का मतलब विलन हो गया था। ये मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है प्राण साहब को, लेकिन ये भी मामूली कॉम्प्लीमेंट है ये मनोज जी को कि उन्होंने इस इतनी लोहे की दीवार जैसी इमेज को तोड़ा और एक पॉजिटिव कैरेक्टर में उसको लाए। मलंग जो था वो एक आम इंसान की जबान बन गया। मलंग वो कहता था जो सच था, जो हालात होते थे, जो वाकया होता था, जो सीन होता था, उस पर मलंग का कमेंट जो होता था वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता था। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई थी। गानों का पिक्चराइजेशन मुझे आज तक याद है कि म्यूजिक है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही हीरे मोती, वो गाना हमारा तकरीबन एक नेशनल एंथम जैसे 2-4 हमारे जो गाने हैं जो हम हर जगह गाते हैं और याद करते हैं, इतने बरसों बाद भी ये गाना वही है। लेकिन इसका पिक्चराइजेशन भी क्या कमाल का किया है कि जहाँ वो बैल भाग रहे हैं और म्यूजिक चल रही है घुंघरुओं की, और उसके बाद वो रहट घूम रहा है, और जहाँ वो म्यूजिक खत्म होती है जैसे छन से, उस पे ही वो रहट जाके नीचे पानी में जाता है। कुछ लोगों को फ्लाइंग से बड़ी घबराहट होती है, उनमें से एक मनोज जी भी है। वो आज तक दिल्ली जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं और वापस मुंबई आते हैं तो ट्रेन से आते हैं, लेकिन वो उनके अंदर का जो कमिटेड फिल्म मेकर था उसने इन्हें हवाई जहाज पे बिठाई दिया, इसलिए कि जो पूरा पश्चिम की शूटिंग करनी थी तो इन्हें इंग्लैंड जाना था। और जो लोग उन्हें जानते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि वाकई ये उनका फिल्म से कमिटमेंट था और ये उनका पुख्ता इरादा था कि मुझे पिक्चर बनानी ही है, कि जिसने उनके सारे जो फोबियाज थे और फियर थे फ्लाइंग के, उनको किनारे कर दिया कि अब जो भी हो, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जान पे खेल के ही गए। वहाँ गए, वहाँ शूट किया। इसमें सारा जी हीरोइन थी, उनको भी एक पूरी डिफरेंट ही पर्सोना दिया गया। अब मैं समझता हूँ इनका भी कमाल है और सायरा जी का भी, कि अगर कोई सोचता कि भाई एक हीरोइन है जो उस वक्त, अब तो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो सिगरेट पीती है और शराब पीती है और वो ब्लॉन्ड हेयर है उसके और वो मिनी स्कर्ट पहनती है, तो ये कैसे भाई, ये तो वैम्प लगेगी। लेकिन जिस तरह उन्होंने जिस डिग्निटी के साथ प्रेजेंट किया और जैसे वाइंड अप किया इस कैरेक्टर को, तो मैं समझता हूँ कि वो रोल जो है वो सायरा जी के कैप में एक फेदर ही हुआ। उससे उनका एज एन एक्टर और एज अ परफॉर्मर उनकी इज्जत बढ़ी। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने। फिर भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसके बाद शोर। शोर की कहानी अगर कोई राइटर बेच के दिखा दे मुझे तो मैं उसे मान जाऊँ। कहानी क्या है कि एक आदमी है, उसका बच्चा है, गूंगा है, और कहानी में कैसे उस बच्चे का ऑपरेशन होता है और उसे आवाज़ मिल जाती है। लेकिन जब इस बच्चे को आवाज़ मिलती है तो बाप जो है वो बहरा हो गया और वो अपने बच्चे की आवाज़ नहीं सुन सकता। इसमें उस वक्त जया जी, जया
बच्चन बहुत बड़ी हीरोइन थी। उन्होंने भी इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग रोल किया है कि एक स्ट्रीट पे एक लड़की जो काम करती है और बड़ी तेज तरार सी लड़की है। इसमें जिस तरह से उन्होंने नंदा जी को इंक्लूड किया, जिस तरह से म्यूज़िक को इंक्लूड किया, जिस ड्रामे के साथ इस कहानी को और कितने सारे एलिमेंट्स के साथ, और जो कि आपको खल नहीं रहे, जो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ ग्रोस कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज़ है, इसलिए कि जिस जिस चीज़ को छूते गए वो कुछ आर्टिस्टिक होती गई, खूबसूरत होती गई। अब आप देखें तो कहे अच्छा भाई ये तो टेक्निक बहुत बार यूज़ हुई, लेकिन जब उन्होंने की थी तो नहीं हुई थी। एक वक्त में कई इमेजेस आ जाना, इमेजेस का स्प्लिट होना, जिस तरह से उन्होंने उसको किया था वो उस वक्त एक डायरेक्टर का अचीवमेंट था। अब वक्त के साथ दूसरे लोग भी सीख जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन उस वक्त ये सारे काम अपने टाइम से बहुत आगे थे। वो मतलब ये एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मनोज साहब को आदत ही पड़ गई थी हिट फिल्मों में काम करने की, और फिल्मों को आदत पड़ गई थी कि भाई हमारी कास्ट में मनोज है तो हम हिट होंगे। तो वो मतलब अब गिनाता मैं आपको चला जाऊं, वो चाहे पहचान हो कि बेईमान हो कि सन्यासी हो कि 10 नंबरी हो, तो ये साजन हो, रोटी कपड़ा और मकान, ये बड़ी कंटेम्प्रेरी फिल्म थी। ये वो वक्त था जिस वक्त मुल्क एक टर्मोइल से जा रहा था। फिल्म जब तक कंप्लीट हुई मुल्क में इमरजेंसी भी लग गई थी, और ये बुनियादी सवाल जो हम शुरू में जब मुल्क आज़ाद हुआ, हम सब ये ख्वाब देख रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब तो मुल्क आज़ाद हो गया। धीरे धीरे करके वो सपना टूटा और ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आज़ाद तो हम हो गए लेकिन अभी कई चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाए। हम करप्शन से आज़ाद नहीं हो पाए, गरीबी से आज़ाद नहीं हो पाए, जुल्म से आज़ाद नहीं हो पाए। और ये तमाम जो सवाल, ये जो बेताबियाँ थीं एक आम इंसान के दिल में, वो सिमट के इस फिल्म में आई थी। और उसके बावजूद वही सिनिसिज्म नहीं, उसमें ये ख्याल नहीं कि कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ये नाउमीदी नहीं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि ठीक है कुछ गड़बड़े है लेकिन वो ठीक होंगी। ये भी बहुत बड़ी हिट हुई, इसमें भी इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला और मिलना ही चाहिए था। इसके बाद जो उन्होंने फिल्म बनाई वो फिल्म एक तरह से इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक सपना तो उनका पहले पूरा हो चुका था। 68 में ही एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है आदमी, वहीदा जी, मनोज जी और दिलीप कुमार। और ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी 68 में, जिसमें गाना थे, इतनी हसीन आज मोहब्बत की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है, और वो मनोज जी का लाइन, वो देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ये लव ट्रायंगल था। लेकिन वो उससे भी ऊपर बात हुई क्रांति में। क्रांति में मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया। ये आई थिंक एक तरह से एक फैन का अल्टीमेट अचीवमेंट है और वहाँ का सफ़र है। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म। वैसे सलीम जावेद की स्टोरी, स्क्रीन प्ले वो है, लेकिन मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करता हूँ कि उस फिल्म के तमाम क्रेडिट जो है उसकी कामयाबी का वो मनोज जी को। ठीक है, वक्त बदल गया है, ज़बान बदल गई है, फिल्म मेकिंग के तरीक़े बदल गए हैं। अब बहुत सारी बातें बहुत मेलोड्रामेटिक लगती हैं। अब डायलॉग जो हैं ज़रा से भी अगर जिनमें पंच हो तो उनको कहा जाता है कि भाई ये तो थिएट्रिकल है। सब मंजूर मुझे, लेकिन इस बदली हुई दुनिया में, इस बदले हुए अंदाज में वो बात जो मनोज कुमार ने बार बार कही है वो बात तो पुरानी नहीं हुई है। तो जो आज नए लोग हैं जो नई तरह से फिल्में बना रहे हैं, उन्हें अपने दिलों को टटोलना पड़ेगा कि जो कंसर्न्स, जो चिंता, जो फिक्र, जो इशारे मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में किए, क्या आप अपने अंदाज से, अपनी टेक्निक से, अपनी ज़बान में, अपने तरीक़े से वो बातें कहते हैं या क्या आपको नहीं कहना चाहिए? इसलिए कि कौन सी चीज़ पुरानी हो गई है? क्या अब करप्शन नहीं रहा?
क्या अब गरीबी नहीं रही? क्या अब भूख नहीं रही? क्या आज भी लोग छत को नहीं तरसते हैं? क्या आज भी हर तन पे कपड़ा आ गया है, हर पेट में रोटी है? नहीं। तो कह लीजिए कि वो एक दूसरा अंदाज था, कह लीजिए कि अब तो फिल्में बड़ी स्लिक हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, आप स्लिक फिल्में बनाइए, लेकिन वो फिल्में जो दर्द लेके आई थी, वो दर्द, जो फिक्र लेके आई थी, वो फिक्र क्या आपकी फिल्मों में है? आपके ही अंदाज में, आप ही की ज़बान में है या नहीं? क्या आज कोई मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मनोज कुमार है या नहीं? ये सवाल मैं कर रहा हूं, जवाब सोचना आपका काम। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी महान कलाकार के बारे में बात करने के लिए। आप मदन मोहन जी के यहाँ देखेंगे कि अगर 3 अंतरे हैं तो 3 ट्यून्स में, 2 अंतरे हैं तो 2 ट्यून्स में। मतलब आप सोचिए, क्रिएटिविटी का समंदर था ना एक इंसान के अंदर, कि वो निकला ही चला आ रहा है। ये वेरिएशन जो उनके यहाँ मिलता था, और वो इतना स्मूथली आता है कि वो आपको ये नहीं लगता, आपके कान को खराब नहीं लगता, अरे ये ट्यून कहाँ चली गई। और इसको हर अंतरे को होल्ड करना, ये किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए चैलेंज हो जाता है।